आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। क्रांतिकारी जगत में सूफी अंबा प्रसाद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। ईरान के लोग उन्हें आका सूफी के नाम से याद करते हैं। ईरान की संस्कृति पर सूफी जी का काफी प्रभाव है और वहां उनकी समाधि भी बनी हुई है। देशभक्त सूफी अंबा प्रसाद भारत माता सोसाइटी के संस्थापक थे और उन्होंने पंजाब में किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने 6 सालों की जेल भी काटी थी। विदेशों में भारतीय पक्ष का समर्थन प्राप्त करने के लिए सूफी अंबा प्रसाद 1909 में कराची से जहाज द्वारा ईरान चले गए थे। उनके साथ प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह भी थे। एक बार जब अंग्रेजों ने ईरान में उन पर घेरा डाला तो दाहिना हाथ न होने पर भी सूफी जी ने बाएं हाथ से पिस्तौल चलाकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। अंत में गोलियां चुक जाने के कारण वे पकड़े गए और अगले दिन उन्हें गोली से उड़ा देने का निश्चय किया गया। सूफी जी कोठरी में बंद थे। 21 फरवरी 1915 को उन्हें मौत की सजा दी जानी थी। उन्हें निकालने के लिए जब कोठरी का दरवाजा खोला गया तो सूफी जी समाधि की अवस्था में पाए गए। प्राणायाम के द्वारा वे अपने प्राण विसर्जित कर चुके थे। सिर्फ भारतीय ही नहीं, ईरान के लोग भी सूफी जी का नाम सुनते ही श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। कैसे हो गजबई दादा? ठीक ही हैं बेटा, राम जी की कृपा से। दादा अपनी 2 पेशल बनेगी। ए छोटू, 2 चाय गुलाबी पेशल 3 नंबर पे और 2 नंबर पे कपड़ा मार। और देख 1 नंबर पे बाबू क्या कह रहे हैं। अरे रात डिस्को में तू क्या कर रहा था? अबे तेरा सवाल ही गलत है। तुझे मालूम होना चाहिए आखिर डिस्को में लोग किस लिए जाते हैं। मुझे सब मालूम है, पर तुझे ये मालूम है कि नहीं कि हमारे पास तेरी हर एक्टिविटी की खबर रहती है बच्चों। अच्छा, तो हमारी जासूसी की जा रही है, हैं? पर बंदे को क्या डर। अबे जो करते हैं खुलेआम करते हैं, तेरी तरह छिपकर नहीं, समझा? अच्छा, तो फिर घर पर झूठी कहानी बनाकर कौन सुनाता है और कौन अपने सपोर्ट के लिए वकालत की रिक्वेस्ट करता है? अबे वो तो इसलिए कि अपने घर में तेरी इमेज सही बनी रहे, समझा? वाह क्या बात है। तुझे मेरी इमेज की चिंता कब से होने लगी? और इससे इमेज किसकी बन रही है, मेरी या तेरी? हमें भी तो बताओ ये इमेज का फंडा क्या है। आजा आजा, तू भी आजा, बैठ। ये फंडा राज की बात है, समझा? दादा अरे 2 की 3 कर देना। यह कैसा राज यार? राज राज होता है, कह दिया तो राज कहाँ रहेगा है? और अगर नहीं कहा तो जिगर की आग बीड़ी जलाने लायक हो जाएगी। सच कहा है, ये इश्क कमीना मुश्किल कर दे जीना। लो बाबूजी, ये आपकी चाय। अबे ये क्या इश्क मोहब्बत की बात लेकर बैठ गया। आज किसे इतना पेशेंस है और किसके पास इतना टाइम है कि इश्क की सवारी कर सके? ले तू चाय पिया। सच कहता है, आज का फंडा तो मौज मस्ती का फंडा है। मस्त रहो और सीरियस बातों को धुएं में उड़ा दो। अरे गजबई दादा, ये कौन सा स्टेशन लगा दिया है? अरे वो लगाओ ना FM चैनल, जिसमें जानदार फड़कते हुए गाने आते हैं। हाँ दादा वो लगाओ ना। क्या जमाना आ गया है। अरे देशभक्ति के गाने तुम्हें बुरे लग रहे हैं? बेटा तुम्हें पता है देश आजादी की लड़ाई की 150वीं सालगिरह मना रहा है। अब आप भी दादा 150 साल पुरानी बात लेकर बैठ गए हो। उस जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और वो भी आज के जमाने में। हाँ। यही तो हम कह रहे हैं।
जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। इतनी देर से हम तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं और सोच रहे हैं आज के इन युवकों को क्या हो गया है। एक समय वो भी था जब देश का हर युवक देश की आजादी के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को उतावला रहता था। अब दादा, ये आप किस जमाने की बात कर रहे हो? आज उन बातों का मतलब ही क्या है? देशभक्ति के जज्बे की तो हर जमाने में जरूरत रहती है बेटा। अभी तुम लोग जासूसी की बात कर रहे थे ना? हाँ। अच्छा, तो हमें बताओ, तुमने कभी सूफी संत अंबा प्रसाद का नाम सुना है? अंबा प्रसाद? तूने सुना है? नहीं, मैंने भी नहीं दादा, सुना। हमने तो नाम नहीं सुना। अब क्या हमारी उम्र साधु संतों की जानकारी रखने की है? कोई साधु था क्या? नहीं बेटा, न साधु न संत, एक जासूस था। जासूस? अरे वाह, जासूसी कहानियां पढ़ने का तो मुझे बहुत शौक है, बहुत अच्छी लगती है। सुनाओ ना दादा। तो सुनो बेटा, सूफी अंबा प्रसाद के नाम से बहुत कम लोग परिचित हैं। ये उस क्रांतिकारी का नाम है जिसकी जासूसी ने तत्कालीन भोपाल रियासत में मौजूद अंग्रेज रेजिडेंट का पत्ता साफ कर दिया था। बात सन 1890 ईस्वी की है। रियासतों और राजवाड़ों का जमाना और भोपाल रियासत में नवाब का राज था। वजीर साहब जी, मुझे समझ में नहीं आता, आखिर फिरंगी सरकार ने यहाँ ये रेजिडेंट क्यों रख छोड़ा है? हुजूर आला, अपनी भोपाल रियासत में ही नहीं बल्कि सभी रियासतों में कंपनी सरकार ने रेजिडेंट तैनात किए हैं। अच्छा, दरअसल उनका मकसद तो रियासतों में चल रहे हालातों पर नजर रखना है। हालातों पे नजर रखना? जी। या फिर रियासतों के सियासती कामों में दखल देना? आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। दरअसल हुजूर, ये कंपनी सरकार की हड़प नीति का एक हिस्सा ही है। उनका असली मकसद तो रियासतों में ऐसे हालात पैदा कराने से है ताकि कंपनी सरकार से रियासतों को अंग्रेजी राज में मिलाने की सिफारिश की जा सके। पर शायद इस रेजिडेंट को ये मालूम नहीं कि उनकी हरकतें हमारी नजरों से नहीं बच सकी हैं। बिल्कुल सही फरमाते हैं हुजूर। इसीलिए तो हमने उन्हें आज दरबार में तलब किया है। बहुत अच्छा किया है हुजूर आपने। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। रेजिडेंट साहब ने हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी है। बुलाओ उन्हें। हुजूर के फरमान की तामील होगी। नवाब साहब की खिदमत में रेजिडेंट का आदाब। तशरीफ रखें जनाब। ओह, शुक्रिया। हिज हाइनेस ने हमें याद किया। हाँ रेजिडेंट साहब, शायद हालात ही ऐसे बन गए हैं कि हम आपको आगाह कर दें कि आप सिर्फ उसी काम से मतलब रखें जिसके लिए आपको यहाँ तैनात किया गया है। लगता है हिज हाइनेस को कोई गलत फहमी हुआ है। मैं तो वही करता जिसके वास्ते यहाँ अपॉइंटेड हूँ। पर जनाब, ये काम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देना तो नहीं है? सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब इस बात का खास ख्याल रखेंगे। सर्टेनली, जरूर जरूर। अब हम जाने को सकता? जी हाँ। ओके। जाहिर है इस बातचीत के बाद नवाब साहब और रेजिडेंट के आपसी संबंधों में अच्छी खासी खटास पैदा हो गई। बदले में रेजिडेंट ने खुलेआम कंपनी सरकार को नवाब साहब के खिलाफ झूठी शिकायतें भेजना शुरू कर दिया। वजीर आला। जी हुजूर। देख रहे हैं ना, ये रेजिडेंट तो एकदम पगला गया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वो समझता है उसकी झूठी शिकायतों के जाने भी हमारी रियासत हड़प ली जाएगी। पर हुजूर, उसकी झूठी शिकायतों का उल्टा ही असर हो रहा है। हमें ही नहीं, हमारी रियासत की राज परस्त जनता को भी उसने अपने खिलाफ कर लिया है। अच्छा। और अब तो समाचार पत्र और खबर नवीस भी उसकी खिलाफत करने लगे हैं। उन्हीं दिनों बेटा एक घटना घटी। उस रोज सुबह के कोई 8 बजे होंगे। रेजिडेंट का बेरा वाटसन साहब के ब्रेकफास्ट की तैयारी में व्यस्त था। उसके साथी ने बताया, वाटसन, एक पगला सा मैन तुमको मिलने को मांगता। कौन है? कोई दुबला पतला ब्लैक फेलो है। तुम जानता, इस टाइम हमको मरने का फुर्सत भी नहीं। उससे कह दो, उसे मिलने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाटसन का संदेश आगंतुक को दे दिया गया और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। ब्रेकफास्ट का काम निपटाकर वाटसन सुस्ताने के लिए बंगले के पीछे आहते की ओर निकला।
तो उसने देखा एक काला सा दुबला पतला आदमी पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जमा कर हंसता जा रहा है। वॉटसन ने सिगरेट जलाकर उस आदमी की ओर बढ़ गया। वॉटसन को अपनी ओर आता पाकर वो उठ खड़ा हुआ और ताली बजाकर हंसने लगा। ए, तुम कौन और इधर क्या करता? यही तो वो आदमी होता जो तुमको मिलना मांगता था वॉटसन। साहब, आपका बहुत नाम सुना साहब, बस आपके दर्शन करने चला आया। क्या चाहता तुम? काम, मुझे काम चाहिए साहब। कैसा काम? तुम क्या करने को सकता? खाना बनाने से लेकर सफाई, चौका, बर्तन सभी काम अच्छे से कर सकता हूँ साहब। खाना बनाने को तो इधर एक से बढ़ के एक कुक होता। हाँ, बर्तन साफ करने का काम तुम करने को सकता? करेगा? जी जी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। और वो आदमी भी खुशी से ताली बजाकर हंसते हुए बार बार झुककर वॉटसन का अभिवादन करने लगा। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया शुक्रिया। ओके। वॉटसन अपने साथी से बोला, आदमी इंटरेस्टिंग है, इससे काम में मदद के साथ अपन लोगों का एंटरटेनमेंट भी होगा। रख लेते हैं, क्या बोलता तुम? तुम ठीक सोचता वॉटसन, रख लो। देखो मैन, क्या नाम तुम्हारा? प्रसाद हुजूर। देखो प्रसाद, एक शर्त पर हम तुमको बर्तन सफाई करने को रखता। शर्त? कौन सी शर्त? शर्त ये कि तुमको काम के बदले केवल खाना मिलेगा, कोई पे तनख्वाह ना आए। मेरी जरूरत खाने की ही है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मंजूर है साहब, मंजूर है। आखिर प्रसाद को बर्तन सफाई के लिए नौकर रख लिया गया। प्रसाद बड़े मनोयोग से बर्तन सफाई के काम में जुट गया। काम के साथ साथ वो वॉटसन और उसके साथियों का मनोरंजन भी करता रहता था। अरे प्रसाद, तुम बर्तन साफ करके आता कि मिट्टी से नहा के आता? साहब, ये मिट्टी थोड़ी ही है, ये तो चंदन है। इस धरती का वंदन, इसकी माटी चंदन। ओह, ग्रेट ग्रेट। देखो देखो, प्रसाद सारे कपड़े मिट्टी से खराब करके किस तरह खुश होता और गाता भी है। इधर रेजिडेंट की कोठी के अंदर जहां प्रसाद खुशनुमा माहौल बनाए हुए था, उधर पूरी भोपाल रियासत में और कंपनी सरकार में रेजिडेंट के खिलाफ माहौल गर्माता जा रहा था। अमृत बाजार पत्रिका में रेजिडेंट के खिलाफ धड़ाधड़ लेख छप रहे थे। उसके सभी षड्यंत्रों का भंडाफोड़ एक के बाद एक हो रहा था। रेजिडेंट बोखलाहट में पुलिस अधिकारियों पर बरस पड़ा। कितना शर्म का बात है, इंटेलिजेंस का क्लियर रिपोर्ट होता, पत्रिका को हमारे खिलाफ इंफॉर्मेशन भोपाल शहर से ही भेजी जा रही है। इसके बावजूद तुम्हारा सारा फोर्स उस रिपोर्टर को पकड़ नहीं पाता है। अनाउंसमेंट कराओ, जो भी उस रिपोर्टर को पकड़ाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। यस सर। गो एंड सीज दैट bastard is arrested. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी, वो भेजा रिपोर्टर का क्या हुआ? उसे पकड़ने का कोशिश की जा रही है सर, वो अभी पकड़ा नहीं जा सका है। इधर तुम्हारे खिलाफ माहौल बहुत खराब हो गया है, हमें कड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है। पर सर, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। तुम समझते क्यों नहीं हो? आखिर विद्रोह की स्थिति से बचने के लिए तुम्हें वहाँ से हटाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। आखिर रेजिडेंट को भोपाल से हटा दिया गया। रेजिडेंट ने दिल्ली को अपना स्थायी निवास बना लिया। भोपाल से विदा होने से पहले सभी घरेलू नौकरों को खूब इनाम बांटे गए। अच्छा, सभी खुश थे, पर प्रसाद
बहुत दुखी था। साहब, आप जा रहे हैं, अब मेरी नौकरी का क्या होगा? तुमने हमारा बहुत खिदमत किया, पर अब हम तुम्हारे वास्ते कुछ नहीं करने को सकता। जब नया रेजिडेंट आएगा तुम उससे बात करने का। दिन निकलने लगे। अभी रेजिडेंट को दिल्ली आए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन सुबह उसने देखा एक दुबला पतला काला सा सूटेड बूटेड आदमी धारा प्रवाह अंग्रेजी में घर के नौकरों से उसके बारे में पूछ रहा है। जिज्ञासा में वो बाहर आया तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गई। गुड मॉर्निंग सर। अरे प्रसाद, तुम इस तरह सूट बूट में और ये अंग्रेजी? आपको हैरान होना स्वाभाविक है। मुझे आप एक नए रूप में जो देख रहे हैं। ओह, तुम्हें इस रूप में देख के खुशी हुआ। इधर कैसे आया? आपसे इनाम लेने आया हूँ। इनाम? वो तो हम भोपाल से चलते टाइम तुमको दे दिया था। वो तो आपके यहाँ बर्तन साफ करने का इनाम था। मैं तो उस जासूस को पकड़वाने का इनाम लेने आया हूँ जिसने तुम्हारे सारे भेद अमृत बाजार पत्रिका को देकर तुम्हारा भोपाल में रहना मुश्किल कर दिया था। What? वो अभी पकड़ा नहीं गया? क्या तुम जानता उसको? हाँ। क्या तुम पकड़ा सकता उस भेदिए को? अरे मूर्ख, वो भेदिया तेरे सामने खड़ा है। ओह नो, क्या तुम? हाँ, मैं ही वो भेदिया हूँ। लाओ, अब लाओ मेरा इनाम। इनाम? हाँ, तुम इस तरह बर्निंग आइज से हमको क्यों देखता? देखो, हमने तुमको सब तरह से हेल्प किया, कोई गलत काम नहीं करना। तुम्हें इनाम चाहिए ना? लो, ये गोल्ड चेन वाला घड़ी ले लो। मैं तुम्हारी जासूसी का कायल हो गया हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें जासूसी डिपार्टमेंट में अफसर बनाने को सकता। सुनो, अच्छी पे मिलेगा। तू सचमुच मूर्ख है। अरे यदि मुझे वेतन ही चाहिए होता तो तेरे घर पर मुफ्त में बर्तन साफ नहीं करता। तो फिर तुम क्या चाहता? हाँ, तेरे जैसे अन्यायी अफसरों को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। मेरा नाम अच्छे से याद कर ले। मैं क्रांतिकारी अंबा प्रसाद हूँ। अंबा प्रसाद? बेटा, क्रांतिकारी अंबा प्रसाद की बातों और आंखों के चलते अंगारों से रेजिडेंट इतना भयभीत हो गया कि दहशत में उसे पता ही नहीं चला कि अंबा प्रसाद कब वहाँ से रफ्फू चक्कर हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर है और उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है। ये था महान क्रांतिकारी अंबा प्रसाद से फिरंगी सरकार का पहला परिचय। देश के इस लाडले सपूत का नाम अमृतलाल था, पर उसके गृहनगर के लोग उसे भाईजी कहकर पुकारते थे। भाईजी प्रकृति से सरल और विनोदी स्वभाव के थे। एक क्रांतिकारी घटना में उनका दाहिना हाथ जड़ से साफ हो गया था। एक नए साथी ने जब उनसे पूछा, भाई जी का हाथ तो देखो। भाई जी, आपका ये हाथ कैसे कट गया? हाँ, कैसे कट गया? ये तो तलवार से तुम्हारा हाथ काट कर ही बताया जा सकता है। अरे भाई जी, मेरा मतलब था किस घटना में आपका हाथ कट गया? अरे ये पुरानी कहानी है। बात सन 1857 की लड़ाई की है। अच्छा, पर ये कैसे हो सकता है? आपने अपना जन्म तो 1858 का बताया है। अरे तो क्या जन्म के पहले ही हाथ कट गया? हाँ, बिल्कुल ठीक। फिर 1857 में तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। और क्या? गलत। उस समय मेरी उम्र 40 वर्ष की थी
और मैं रानी लक्ष्मीबाई की फौज के एक अधिकारी के रूप में अंग्रेजों से लड़ रहा था। क्या समझे? आप अंग्रेजों से लड़ रहे थे? जी हाँ। उसी समय तलवार के वार से मेरा हाथ कटा था और मेरी मृत्यु हो गई थी। 1858 में जब मैं फिर पैदा हुआ तो इस कटे हाथ के साथ। क्या? अरे दिन निकलते गए, अंबा प्रसाद की क्रांतिकारी घटनाएं अधिक तेज होती चली गईं। भ्रष्ट और जालिम अधिकारियों की काली करतूतों का भंडाफोड़, उनकी सरेआम हत्याएं और सरकारी खजानों की लूटपाट आदि की सभी घटनाओं से अंबा प्रसाद का नाम जुड़ता चला गया। आखिर कंपनी सरकार परेशान हो उठी। मिस्टर वॉटसन। यस सर। भोपाल में रेजिडेंट रहते तुमने तो अंबा प्रसाद को करीब से देखा है? यस। ऐसा उसमें क्या है जो इतनी वारदातों में शामिल होने के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका है? सर, अंबा प्रसाद बड़ा एक्सपर्ट जासूस होता। ये लोग अपना गेटअप के साथ काम कराने का मेथड और प्लेस लगातार चेंज करता रहता। इंटरेस्टिंग। फिर पकड़े जाने पर बिना सबूत के 2-4 साल की सजा भुगतने पर भी इनका जुनून में कमी नहीं आता। फिर सरकार की नजरों से बचने के वास्ते ये अंडरग्राउंड भी हो जाता। सन 1908 में जब अंबा प्रसाद 6 वर्ष की सजा काटकर जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपनी देशभक्त मंडली के सदस्यों से चर्चा की। दोस्तों। जी भाई जी। हम जेल से तो बाहर आ गए हैं, पर हमें एक बात ठीक से समझ लेनी है। वो क्या? यही कि फिरंगी सरकार हमें इतनी आसानी से खुला नहीं छोड़ने वाली। भाई जी क्या मतलब? मतलब हम पर पूरी नजर रखी जाएगी और किसी भी बहाने से हम में से प्रत्येक पकड़ा जाकर फिर से जेल में ठूस दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई जी एक ही रास्ता है, अज्ञातवास। हम अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ दिन के लिए रोक देंगे। भाई जी लेकिन। और हाँ, जब शासन हमारी ओर से निश्चिंत हो जाए तो फिर हम अपना काम तेजी से शुरू कर देंगे। बिल्कुल ये ठीक रहेगा। जी भाई जी। तो अब भाई जी हमें क्या करना होगा? हमें सूफी साधुओं के वेश में पर्वतों की ओर निकलना पड़ेगा। बेटा, जब अंबा प्रसाद की मंडली साधु वेश में पहाड़ों की ओर चली तो उन्होंने देखा एक सूटेड बूटेड व्यक्ति भी उनके साथ साथ चल रहा है। अंबा प्रसाद ने उसे टोका। तुम पीछे पीछे कहाँ चल दिए बच्चा? मैं आपका भक्त हूँ। हमारा भक्त? हाँ बाबा, आपकी सेवा के लिए साथ चल रहा हूँ। अच्छा। हाँ। हमारी सेवा के लिए साथ चल रहा है? हाँ बाबा। पर तू कहाँ तक हमारे साथ चलेगा बच्चा? जहाँ तक आप जाएंगे। आपका निवास कहाँ है बाबा? तेरे सर में? जी। संत का निवास कहाँ होता है रे? बहते पानी और रमते जोगी से ठिकाना पूछता है। लगता है आप नाराज हो गए हैं बाबा। जय गुरु घंटाल। बाबा का बच्चा, मेरी नाराजी छोड़ और महात्मा लोगों के भोजन प्रसादी का इंतजाम कर। जा, चला है बाबा की सेवा करने। लगता है अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है। बाबा, मैं इंतजाम करके अभी आता हूँ। अलग निरंजन। भक्त दौड़कर कई तरह के व्यंजन ले आया। अच्छा। सभी ने भरपेट प्रसादी खाई। खा पीकर सभी संत विश्राम करने लगे। अंबा प्रसाद ने भक्त को अपने पास बुलाया। इधर आ। जी। अब बता, तेरा इरादा क्या है? साधु संतों की जितनी सेवा हो जाए अच्छा है। मतलब तू हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा? बाबा, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तू अपने को बहुत चालाक समझता है। जी।
चला है जासूसी करने। क्षमा करें, ये सब तो पेट की खातिर है। चल हट, मेरे पैर छोड़। बाबा जानता है ना इसे क्या कहते हैं? बाबा क्षमा करें, मुझे मारे नहीं। बाबा नहीं, तेरा इरादा इस पहाड़ पर समाधि लेने का नहीं है। और यदि तू बाल बच्चों की परवरिश करना चाहता है तो तू ये जासूसी छोड़कर भाग जा। जी बाबा। चला जा यहाँ से और जाके अपने आका अंग्रेज से कह दे सूफी पहाड़ पर गदर करने जा रहे हैं। चल जल्दी से भाग, नहीं तो तेरा। बाबा। इसके बाद वो जासूस वहाँ से ऐसा भागा कि वर्षों तक उसका पता ही नहीं चला। सन 1909 में अम्बा प्रसाद विदेशों में भारतीय पक्ष का समर्थन बटोरने की गरज से सूफी संत के वेश में ही ईरान जा पहुंचे। साथ में क्रांतिकारी भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह भी थे। ईरान में आका सूफी के रूप में उन्होंने अतिशय श्रद्धा बटोरी। उन्होंने ईरान की संस्कृति को भी गहरे प्रभावित किया। यहीं से उनके नाम के साथ सूफी जुड़ गया। वे सूफी अम्बा प्रसाद कहलाने लगे। सन 1915 में ईरान में शिराज के घर में फंसने के बाद वे नहीं बच पाए। एक हाथ से ही पिस्तौल चलाकर सूफी जी ने डटकर मुकाबला किया, पर गोलियां समाप्त होने पर वो पकड़े गए। उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन उन्हें सार्वजनिक रूप से गोलियों से भून देने का निर्णय हुआ, पर दूसरी सुबह जब कोठरी का दरवाजा खोला गया तो सबने उन्हें समाधि की अवस्था में पाया। उनके प्राण पखेरु मिट्टी के पिंजरे को छोड़कर कब के उड़ चुके थे। ईरान में ही उनकी समाधि है, जहां आज भी लोग श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।